हेलो एवरीवन। तो सब ठीक है? होप एवरीथिंग इज गोइंग गुड। सो टुडे we are going to discuss about the format of financial statements, that is balance sheet. How do we prepare consolidated balance sheet with the application of IFRS? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जो हम बनाएंगे उसका फॉर्मेट क्या होगा? IFRS की एप्लीकेशन के साथ। IFRS को आप भली बात ही जानते हैं। IFRS की फुल फॉर्म क्या होती है सर? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। अच्छा, एक बार की नॉलेज के लिए बता देता हूँ। हमारे भारत में इंड एस एप्लीकेबल होते हैं और बाकी मेजॉरिटी कंट्रीज़ में IFRS एप्लीकेबल होते हैं। हमारे पास इंड एस और IFRS में क्या होता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इंडिया में क्या होता है, हमारे बोर्ड ने क्या किया, IFRS उठाए, उनको कन्वर्ज किया भारतीय इकोनॉमी के हिसाब से। कन्वर्ज करके और एप्लीकेबल करा दिए। ये क्या बन गए? इंड एस। समझ आ रही है बात? तो डिफरेंस क्या है, इसमें माइनर डिफरेंसेस है। क्या होता है कि अगर डायरेक्टली हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं ना, तो हमारी इकोनॉमी को इफेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि IFRS बने थे, जैसे यूके में जब बना था तो उन्होंने अपने कंट्री के अकॉर्डिंगली, इकोनॉमी के अकॉर्डिंगली वो फॉर्म किए थे। अब पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान ने क्या किया, ज़्यादा दिमाग तो है नहीं, तो कॉपी पेस्ट कर दिया उठा के। अब पाकिस्तान पे कॉपी पेस्ट कर दिया उठा के, तो ये जो IFRS बने हैं ये यूके की इकोनॉमी के हिसाब से बने हुए हैं। पाकिस्तान में कैसे कंपैटिबल हो जाएंगे? नहीं हो पाएंगे। अब क्या होता है, ज़रा भी कुछ भी आता है उनकी इकोनॉमी उठ नहीं पाती, ज़रा चेंजेस आते हैं प्रॉब्लम आ जाती है। भारत ने क्या किया, भारत में क्या किया, इनको कन्वर्ज किया अपने अकॉर्डिंगली, अपनी इकोनॉमी के अकॉर्डिंगली, और उठा के एप्लीकेबल कर दिया। अब क्या होता है कि अब जो भी चेंजेस आते हैं तो हम अपने हिसाब से उनके कन्वर्जन कर लेते हैं और फिर उनको एप्लीकेबल करा देते हैं। तो ये ट्रीटमेंट चलता है। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे थे अभी? हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट रीड करना था कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या रहता है। इसमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जब बनती है तो उसका फॉर्मेट क्या रहता है। ठीक है, तो सर जब बैलेंस शीट हम लोग बना रहे होते हैं तो सबसे पहले जो हमने, जैसे मान लो ABC लिमिटेड के लिए बनाना है, ठीक है, तो सबसे पहले कंपनी का नाम आ जाएगा ABC लिमिटेड। ठीक है, फिर हम लिख देंगे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है सर, ये हमारी हेडिंग में आ जाएगा। और लास्ट में बैलेंस शीट के लिए क्या यूज़ करते हैं हम? एज एड या एज ऑन 31 दिसंबर 2000, जो भी पीरियड होगा वो। ठीक है सर, ये हम भारत में क्या यूज़ करते हैं? मार्च, 31 मार्च। और बाहर कंट्रीज़ में जनरली क्या यूज़ होता है? 31 दिसंबर। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। और ये हमने यहाँ पर एक लाइन खींच दी, एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया। यहाँ पर हमने डाल दिया अपना करंट ईयर जिसके लिए है, और ये आपका। ठीक है सर, ये आ गए हमारे यहाँ पर असेट्स। असेट्स में आ गए आपके, सबसे पहले हम डालते हैं क्या? नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स सब समझते हैं, इनका दूसरा नाम क्या दे देते हैं हम? फिक्स्ड असेट्स। पर नाम
अभी ये ज़्यादा सूटेबल होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें कवर हो जाती हैं, और जो चीज़ें कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं फिक्स्ड एसेट्स को यूज़ करने में, तो वो यहाँ पर सब सॉल्व हो जाती हैं इसको यूज़ करके। ठीक है सर। तो इसमें मेरा फॉर एग्जांपल ले लिया हमने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ले लिया हमने। ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट्स ले ली, इन्वेस्टमेंट कर दिया हमने जैसे मान लो किसी प्रॉपर्टी में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, लॉन्ग टर्म भी हो सकती है। शॉर्ट टर्म कौन सी होगी? जो विद इन 12 मंथ्स में हम उसको रियलाइज कर लेंगे, और अगर वो मोर देन 12 मंथ्स है तो नॉन करेंट में चली जाएगी। आपका गुडविल आ गया यहाँ पर, आपके अदर इंटेंजिबल असेट्स आ गए। ठीक है सर। फिर आपके पास इसमें आ जाता है बोलने के लिए, लेट्स से कोई भी इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स कर रखी है, किसी शेयर्स में, यूनिट्स में, किसी कंपनी में कर रखी है। ठीक है। और आपके आ गए एंड जॉइंट वेंचर्स आ गए आपके। ठीक है, चीज़ें समझ आ रही हैं। उसके बाद आता है आपका डेफर्ड टैक्स आ जाता है आपका। टैक्स असेट्स, इसको हम लॉन्ग टर्म में ही मानते हैं। लॉन्ग टर्म असेट्स माना जाता है, और डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी को हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी मांगते हैं। इसके लिए पूरा एक IFRS बना हुआ है, साथ में आपको एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना था 22। तो सर अगर आप उसकी स्टडी करेंगे, बहुत यूज़फुल थिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सभी कंपनी में एप्लीकेबल हो रहा है आजकल, और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इस पर बहुत क्वेश्चंस बनता है, और बहुत अच्छा, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। फिर आते हैं हमारे फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स समझते हैं। फाइनेंशियल एसेट्स क्या? किसी इक्विटी, मान लो किसी के शेयर्स खरीद रखे हैं, या इस टाइप के एसेट्स होता है, वो फाइनेंशियल एसेट्स माने जाते हैं। ठीक है जी। तो ये सबसे पहले हमारा जो पॉइंट आना था वो आना था नॉन करंट एसेट्स का। इसके नीचे अब हम क्या लाएंगे? करंट एसेट्स को। ठीक है जी। ये नॉन करंट एसेट का एक हेड था, उसके अंदर हमारे ये सारे आ गए थे। अब करंट एसेट का हेड बनेगा, अब उसके अंदर हमारे यहाँ पर सारे आ जाएंगे। ठीक है। करंट एसेट्स में हमारे सबसे पहले एग्जांपल्स क्या आए थे? लेट्स से इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, इसको हम डेटर्स का नाम देते हैं, प्यारा सा घर का नाम। अदर करंट एसेट्स। ठीक है। और इसमें आ गए आपके अदर फाइनेंशियल एसेट्स, शॉर्ट टर्म के लिए जो होते हैं सारे। ठीक है। और हमारे साथ आ जाते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है जी। इसमें सबके अमाउंट्स यहाँ पर आ जाएंगे, और यहाँ पर ये हमारे ऊपर हमारे नॉन करंट एसेट्स गए थे, अब हमारे करंट एसेट्स बन गया। किसी को डाउट है तो सब बताना। ठीक है। यहाँ तक हमारे कवर हो गए नॉन करंट एसेट्स, ऊपर कवर हो गए, नीचे आ गए करंट एसेट्स, और यहाँ पर आ गया मान लो मेरा टोटल ये। यहाँ पर फिर मैं एक चीज़ और अलग से डिस्क्लोज करना पड़ेगा मुझे, जो कि नॉन करंट एसेट्स हैं। ठीक है। जो कि हेल्ड फॉर सेल है, अंडरलाइन कर लो इस चीज़ को मैं। जो भी नॉन करंट एसेट्स हैं हमारे, जो कि हेल्ड फॉर सेल। हेल्ड फॉर सेल क्या होता है? क्योंकि कुछ हम एसेट्स खरीद लेते हैं, बड़े बड़े एसेट्स, उसको सेल करने के पर्पज़ से, उसको हम यूज़ करने के पर्पज़ से नहीं खरीद रहे हैं, उनको सेल आउट करने के पर्पज़ से खरीद रहे हैं। तो लाइक नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स हो गए, जो हमारे बिजनेस में कोई काम नहीं देने वाले, हमने सिर्फ सेल करने के पर्पज़ से खरीदे थे। ठीक है जी। अब ये आ गया हमारा टोटल। टोटल को हमने यहाँ पर डाल दिया है। करेक्ट। अब हम बात करने वाले हैं लाइबिलिटीज़ की, कि लाइबिलिटीज़ में क्या क्या कवर होने वाला है।
तो यहाँ पर लाइबिलिटीज़ डालता हूँ मैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, करंट लाइबिलिटीज़। जैसे वहाँ पर करंट असेट्स आया था, करंट लाइबिलिटीज़ लिख दिया हमने यहाँ पर, ये लगा दिए 2 डॉट, और ये आ गया मेरा यहाँ पर ट्रेड पेबल्स, या फिर हम ये भी डाल देंगे साथ में अदर पेबल्स। ठीक है सर। फिर आ गया हमारी यहाँ पर बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, जिसका हम नाम ले देते हैं करंट बोरोइंग्स। ब्रैकेट में एक अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ, तुमने नहीं लिखना कहीं एग्ज़ाम में सिर्फ इतना लिखा जाएगा, ये सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए डाल रहे हैं। ठीक है जी। फिर हम यहाँ डाल सकते हैं कि कुछ ऐसी बोरोइंग्स जो हमने लॉन्ग टर्म के लिए ली थी बट शॉर्ट टर्म में निकाल दी, तो वो मतलब केस बाय केस ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि हर केस में आने वाला है। एक मैं यहाँ पर डाल देता हूँ करंट टैक्स पेबल्स, समझ रहे हैं, जो टैक्स पेबल है, पेमेंट हुई नहीं है, पेबल है, या प्रोविजंस टाइप। ठीक है, एक डाल देता हूँ मैं फाइनेंशियल लीज लाइबिलिटीज। ठीक है सर। एक फिर हमारा आ गया करंट प्रोविजंस। कुछ भी प्रोविज़न बना दिया हमने अगर मान लो ड्यूरिंग द ईयर, तो वो हमने लास्ट में यहाँ पर काउंट कर लेना है, यहाँ पर उनको डिस्क्लोज कर देना है, और ये आ गया मेरा यहाँ का टोटल। फिर मैं यहाँ पर डाल दूँगा लाइबिलिटीज़ ऑफ अ डिस्पोजल ग्रुप क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल। ठीक है, हमारे पास लाइबिलिटी भी बिकती हैं, आपको पता होगा, नहीं पता है तो ये चीज़ ध्यान में डाल लो, एसेट्स ही नहीं सिर्फ लाइबिलिटीज़ भी बिकती हैं। नेट करंट एसेट्स, तो क्या होगा, इन सब में से ये चीज़ें लेस हो जाएंगी, ये उसमें ये लेस हो जाएगा चीज़ें सारी, तो यहाँ पर मेरा ये नेट करंट एसेट्स निकल जाएंगे। ऊपर जो करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज़ हमने माइनस कर दी ना, तो नेट करंट एसेट्स निकल जाएंगे हमारे। बात ठीक है। तो सबसे ऊपर क्या था, सबसे ऊपर क्या किया था हमने, यहाँ पर हमने एसेट्स डाल दिए थे। एसेट्स डालने के बाद, एसेट्स के बाद हमने इसमें एडिशन करना है, यहाँ पर एडिशन करना है करंट एसेट्स का। तो नेट नॉन करंट एसेट्स में करंट एसेट्स का एडिशन करना है हमने। सबसे पहले एडिशन करने के बाद इसमें से हमने करंट लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देना है। फिर करंट लाइबिलिटीज़ को माइनस करने के बाद हमको नॉन करंट लाइबिलिटीज़ को भी माइनस कर देंगे, तो टोटल जो आएगा वो ज़ीरो आ जाएगा। ज़ीरो ये आपको बताएगा कि भाई आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज़ मैच कर गए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं आराम से। अब जो आपके नेट करंट एसेट्स आए, ठीक है सर, यहाँ पर नेट करंट एसेट्स आने के बाद हमने यहाँ पर क्या लिख देना है, ये नेट करंट एसेट्स हमारे ऊपर आ गए थे, नॉन करंट लाइबिलिटीज़। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में क्या क्या आएगा जी, नॉन करंट बोरोइंग्स आएंगे। ठीक है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी आएगी यहाँ पर। उसके बाद आपका आ जाएगा फाइनेंस लीज लाइबिलिटीज़। पता होगा आपको, दो तरीके की लीज होती है, ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज। उसके बाद आ गया आपका नॉन करंट प्रोविजंस। उसके बाद आ गया आपका कोई रिटायरमेंट बेनिफिट की ऑब्लिगेशंस होती हैं,
और ये हो गया इनका आपका टोटल। ठीक है जी, अब इस वाले अमाउंट में से फिर ये भी चला जाएगा, तो हमारे पास आ जाएंगे नेट असेट्स। अच्छा, आपको दो दो कॉन्सेप्ट और बताना चाहता हूँ। एक तो ये फाइनेंस लीज लाइबिलिटी आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी आया है, और अभी आप पीछे देखेंगे तो वो करंट लाइबिलिटीज़ में भी आया था। तो ये दोनों में क्यों फॉल कर रहा है? ऐसा होता है, जो भी लीज रेंट होता है हमारे पास, जो भी लीज रेंट होता है, मैं एक सेकेंड आपको बता देता हूँ क्लियर करके, कि आपके पास जो लीज रेंट होता है ना, अंडर फाइनेंशियल अंडर फाइनेंस लीज, ठीक है। अच्छा, दो चीज़ समझ लेते हैं पहले। यहाँ सबसे पहले समझ लेते हैं लीज़ का क्या होता है। लीज़ दो टाइप की होती है, एक होती है ऑपरेटिंग लीज, एक होती है फाइनेंस लीज। ठीक है, ऑपरेटिंग लीज जो होती है, एवरी ईयर एवरी टाइम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में राइट ऑफ हो जाती है एक्सपेंस बनाकर। ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में राइट ऑफ हो जाती है एवरी ईयर, और एक्सपेंस बनाकर हम इसको निकाल देते हैं। ये जो होती है, ये दो तरीके की होती है। ये एक्चुअली, ये मतलब मीन्स लॉन्ग टर्म के लिए होती है तो फाइनेंस होती है, शॉर्ट टर्म के लिए होती है तो ऑपरेटिंग होती है। लॉन्ग टर्म में जो भी आपका रेंट आया है, जैसे मान के चलते हैं 10,000 रुपये रेंट आया था हमारा, 10,000 रुपये रेंट आया हुआ हमारा, तो ये पर ईयर का रेंट है। तो हमको लीज लाइबिलिटी जब बनाएंगे, इसकी प्रेजेंट वैल्यू करके, इसकी मीन्स इसका जो टर्म होगा ना, लेट्स से टर्म है इसका 12 ईयर्स, तो 12 ईयर्स तक इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। प्रेजेंट वैल्यू निकाल के फॉर द सेक ऑफ एन एग्जाम्पल वो 1 लाख आ गया। 1 लाख इसका हमारे पास लीज का टोटल लीज असेट्स की वैल्यू आती है। तो इसमें हम जो 1 साल तक का होगा ना, जो 12 महीने का होगा, वो तो हम डाल देंगे इसको करंट लाइबिलिटीज़ में। ठीक है, और जो मोर देन 12 मंथ्स का होगा, जो लेस देन 12 मंथ्स का होगा, करंट लाइबिलिटीज़ में आएगा, मोर देन वाला नॉन करंट में चला जाएगा। ये कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, टाइप ऑफ लीज आ गए दो तरीके के, वन इज ऑपरेटिंग, सेकंड इज फाइनेंशियल। ऑपरेटिंग हमारा एवरी ईयर P&L अकाउंट में राइट ऑफ हो जाता है। फाइनेंशियल दो तरीके से बढ़ता है। दो तरीके से कैसे बढ़ेगा? जो 12 मंथ्स के अंदर का होगा वो हम करंट लाइबिलिटीज़ में बैलेंस शीट में दिखा देंगे, और जो जो उससे ज़्यादा का होगा वो करंट, मतलब इसको स्प्लिट कर देंगे दोनों में। ठीक है, ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। अपनी बैलेंस शीट हमारी नेट एसेट्स तक पहुंच गई थी। कैसे पहुंची थी? सबसे पहले नॉन करंट असेट्स आए थे, फिर करंट असेट्स आए थे, फिर उसमें से लेस हो गई थी करंट लाइबिलिटीज़, फिर उसमें से लेस हो गई नॉन करंट लाइबिलिटीज़। हमारे पास नेट एसेट्स बच गए। नेट एसेट्स बच गए हैं, अब उसके बाद यहाँ पर हम ला देंगे इक्विटी को। इक्विटी एप्लीकेबल टू इक्विटी होल्डर्स ऑफ द पेरेंट। ये पेरेंट का यूज़ क्यों हो रहा है? क्योंकि हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना रहे हैं सर, इसलिए यहाँ मैंने डाल दिया ऑर्डिनरी शेयर्स। ठीक है सर, यहाँ आ गया आपका शेयर प्रीमियम, शेयर प्रीमियम आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद आ गया मेरा यहाँ पर क्या? ट्रांसलेशन रिजर्व। ठीक है सर, उसके बाद आ गया मेरा क्या? फेयर वैल्यू रिजर्व। उसके बाद आ गया मेरा रिटेन्ड अर्निंग्स, सॉरी। ठीक है जी, इन सब की फिगर्स अपनी यहाँ पर आ जाएंगी। अपनी अपनी फिगर्स यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर ये मेरा टोटल क्या बन जाएगा सर? इक्विटी एट्रीब्यूटेबल टू
ऑनर्स ऑफ द पेरेंट, ये टोटल आ गया जी मेरा यहाँ पर। इसमें एक चीज़ और आएगी, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। अगर इसको यहाँ पर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट भी डाल देंगे तो अपने यहाँ पर टोटल इक्विटी आ जाएगी। ये मेरा यहाँ पर बैलेंस शीट बन जाएगा। ठीक है सर, तो ये हमारा फॉर्मेट होता है बैलेंस शीट का, जो भी हमने यहाँ पर रीड किया है। तो इस तरह से हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं बाय अप्लाइंग IFRS। थैंक यू वेरी मच।